नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से 2022-23 के बजट को लेकर सभी विभागों के मंत्रियों से चर्चा शुरू की है। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, गुरु रुद्र कुमार और अनिला भेड़िया से उनके विभागों के बजट को लेकर चर्चा की। इस बार का बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बजट में कृषि वनोपज के साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और यहाँ के उत्पादकों पर फोकस रहेगा। बजट को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस काल में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए मद के प्रस्ताव लाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के फिल्म सिटी के लिए भी बजट का प्रस्ताव रखा गया है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि बजट लोक लुभावन होगा या कर्ज वाला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा केवल औपचारिकता है, अब तो ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना होगा। इस साल जो खरीदी हो रही अनुमान है कि 1 करोड़ 5 लाख टन आसपास जाएगा, तो उसके लिए बजट का प्रावधान करना और 2021 फिल्म नीति बनने से लोगों को एक मार्गदर्शन मिला, लोगों को एक विजन मिला। तो अनुदान में शर्त रखा गया है कि यहाँ के जो टैलेंट्स हैं, यहाँ के जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को अपने फिल्म में जगह देना पड़ेगा, उनको प्लेसमेंट देना पड़ेगा। ये मजाक कर रहे हैं और कुल मिला के बजट लोक लुभावन होगा कि कर्ज वाला होगा, ये तो सबको मालूम है, कोई कल्पना की बात नहीं है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए होम आइसोलेशन को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। अब 7 दिन में होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो सकते हैं। साथ ही होम आइसोलेशन के बाद फिर से जांच कराना जरूरी नहीं है। मंत्रालय में भी कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक 11 जनवरी से 1/3 कर्मचारियों के साथ ही काम होगा। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 1/3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। हालांकि अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति पूरी रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारी और कर्मचारी निजी वाहन से आएंगे। उधर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। धमतरी जिले में लगातार छात्रों और शिक्षकों के पॉजिटिव आने की वजह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल खरेंगा में भी एक छात्र और एक शिक्षक के पॉजिटिव आने पर स्कूल को शनिवार तक बंद कर दिया गया। कांकेर के भी एक निजी स्कूल के 5 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। वहीं केवटी SSB कैंप में 7 जवान भी संक्रमित हुए। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बने विशेष कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया। इसी तरह रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी भी सपरिवार शहीद स्मारक स्थित वैक्सीन सेंटर पहुंचे और बूस्टर डोज लगवाई। दुर्ग में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाया। वहीं पुलिस कर्मियों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। रायगढ़ जिले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई। जिले में 36,000 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जानी है। महासमुंद में भी 60+ लोगों के साथ ही हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन डोज लगाना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर हवाई यातायात पर पड़ने लगा है। रायपुर एयरपोर्ट पर पिछले 2 हफ्ते से हवाई यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 हफ्ते पहले जहां आने जाने वाली यात्रियों की संख्या 48,000 थी, वो घटकर इस हफ्ते 31,750 हो गई। मतलब एक हफ्ते में ही 33% की कमी देखने को मिली। कम होती हवाई यात्रियों का असर फ्लाइट पर भी पड़ा है। 2 हफ्ते पहले तक 394 फ्लाइट का मूवमेंट हुआ था, जो इस हफ्ते 364 हो गया। कोरोना संक्रमण के मामले अगर इसी तेजी से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में हवाई यात्रियों की संख्या में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बेमौसम बारिश के बाद शासन और प्रशासन धान खरीदी को लेकर अलर्ट है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जहां भी लापरवाही देखी गई थी, वहां सख्ती से अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की उचित व्यवस्था के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। सरकार और उसके पूरे नुमाइंदे धान खरीदी के काम में लगे हुए हैं।
जो भी एहतियात बरतना है, जो भी सावधानी बरतना है, वो सब काम कर रहे हैं। पिछले समय में कहीं कहीं जो लापरवाही दिखी थी, उसमें सख्त होकर के उनको निर्देश दिया गया है। तो अभी मुझे लगता नहीं कि कहीं इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी। तो सरकार के निर्देश और उनके मंशा को देखते हुए सभी प्रशासनिक अमला जो है मुस्तैद होकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए बीजेपी एससी मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग को लेकर रायपुर के सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया और अंबेडकर चौक में काली पट्टी लगाकर मौन धरने पर बैठे। बीजेपी के मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में थानों में जाकर इससे संबंधित आवेदन सौंपा और मौन धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने कहा कि जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती गई, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री और डीजीपी जिम्मेदार हैं। प्रदेश के सभी जिला केंद्रों में अंबेडकर जी के स्टेचू के समक्ष मौन प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन करके, और दूसरा कि सभी थानों में एक एप्लीकेशन लगाकर मांग कर रहे हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। कार्यवाही बाबत उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र अभी हमें प्राप्त हुआ है। उसमें विधि सम्मत जो भी चीजें होंगी कार्रवाई की जाएगी उस प्रकरण में। रायगढ़ नगर निगम के सभापति कक्ष में आज कांग्रेस पार्षद संजना शर्मा और महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बरखा सिंह के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गाली गलौज और हाथापाई तक जा पहुंचा। निगम सभापति जयंत खेतवार ने किसी तरीके से बीच बचाकर मामले को शांत कराया। हालांकि पीड़ित महिला पार्षद अब महिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। पार्षदों ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभापति को महिला अध्यक्ष से बदसलूकी को लेकर शिकायत की। दरअसल जब पार्षद संजना शर्मा के वार्ड में आज नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, तब इस दौरान संजना शर्मा ने विरोध जताया और कहा कि अतिक्रमण हटाने के पहले नोटिस देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर दोनों सभापति तक पहुंचे, जहां पूरा मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। मामले में सभापति का कहना है कि विधायक प्रकाश नायक और कांग्रेस संगठन को इस घटना से अवगत कराया गया है। मामले में संगठन निर्णय लेगा। सभापति कक्ष में बैठी थी, तब तक वो हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह थे, जो एकदम तमतमाते हुए आते हुए मेरे को सीधा गाली गलौज देके बहुत गंदा गंदा शब्दों का प्रयोग करके मेरे को गाली गलौज करी कि उसके पर कार्रवाई किया जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होगा तो मैं कांग्रेस पार्षद से इस्तीफा दूंगी। मेरे चैम्बर में हुई है वो एक अशोभनीय घटना है, क्योंकि एक पार्षद के साथ ऐसा घटना होना कहीं न कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। इसके लिए पार्षदों ने जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी के कार्रवाई के लिए अभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में स्मार्ट सिटी कंपनियों के द्वारा निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों पर अतिक्रमण के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कंपनियों के वकीलों से पूछा कि क्यों न ऐसा आदेश पारित किया जाए कि स्मार्ट सिटी अपने हर प्रोजेक्ट का अप्रूवल पहले सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल से ले और नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम करे। कोर्ट ने स्मार्ट सिटी कंपनियों और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। बिलासपुर निवासी अधिवक्ता विनय दुबे ने जनहित याचिका लगाकर इस बात को चुनौती दी है कि स्मार्ट सिटी कंपनियां बिना किसी जवाबदेही के नगर निगम क्षेत्र में काम कर रही हैं और निर्वाचित संस्था के अधिकारों को हड़प रही हैं। भ्रष्टाचार के मामलों को एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से सरकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। मामले में हाईकोर्ट ने एसीबी और ईओडब्ल्यू से 14 मार्च के पहले हलफनामे में जवाब पेश करने का आदेश दिया। एफआईआर को वेबसाइट में अपलोड नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चिरमिरी के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा कि ईओडब्ल्यू के थाने को ही एसीबी का थाना घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में करीब 500 थाने हैं। इन थानों में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर सीसीटीएनएस के तहत एफआईआर को देखे जाने की प्रक्रिया में जिले के कॉलम में सभी जिलों के साथ जीआरपी, ईओडब्ल्यू, एसीबी छत्तीसगढ़ भी दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी थानों की एफआईआर ऑनलाइन दिखाई पड़ती है, लेकिन ईओडब्ल्यू और एसीबी की एफआईआर दिखाई नहीं पड़ती, जबकि दोनों ही विंग में दर्ज होने वाले अपराध किसी भी रूप में
गोपनीय या छुपाकर रखने योग्य नहीं होते, लिहाजा इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। देश में सभी थाने एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। सीबीआई कर रही है, एनआईए कर रही है, रेलवे पुलिस कर रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, ये दोनों संस्थाएं एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करती ही नहीं है। सरगुजा के कुंदीगला गांव में असामाजिक तत्वों की ओर से घर में घुसकर मारपीट के विरोध में यादव समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। समाज की मांग पर मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने 4 सदस्यीय टीम गठित करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने आए लोगों का कहना है कि पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, इससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। समाज के लोगों ने इस मामले में और भी धाराएं जोड़ने की मांग की। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले का कहना है कि पुलिस ने अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी की है। बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी। कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों ने एक घर में घुसकर मारपीट की थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इलियास, इंजमाम, सिराज, फजल, सलीम, मैनुल्लाह, जैनुल हक समेत 13 लोगों के खिलाफ दर्ज। उम्र में आ रही एकदम ज्यादा आ रही तो लात मार के घर में घुस गए, तो मुझे पकड़ नहीं, फिर मुझे मारी ना, धर के बहरी निकालत रही। पुलिस ने कार्रवाई तो किया है, बाकी छोटे छोटे धाराओं में कार्रवाई किया है, उससे हमारा समाज संतुष्ट था। इसलिए आज हम लोग कप्तान साहब से, एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों के एसपी साहब ने आश्वस्त किया है, यहाँ के बड़े उच्च अधिकारियों का जांच टीम गठन कर दिया गया है साहब के द्वारा। यादव समाज के परिवार के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, उसी की जाँच के संबंध में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। ऐसे अधिकारी को जांच दें जो निष्पक्ष जांच हमारी कर सके। कुंदीकला गांव में जो मारपीटाई की घटना हुई थी, उस संबंध में निष्पक्ष जांच हो, ऐसे यादव समाज के जो प्रमुख लोग आए थे उनका कहना था। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी पुलिस की कार्रवाई जो थी अभी तक निष्पक्ष रही है और आगे भी रहेंगे और हम इसको निष्पक्ष तरीके से जाँच करवा के उसके ऊपर और कार्रवाई करें। हेयर डिजाइनर जावेद हबीब का विवादित वीडियो सामने आने के बाद उनका विरोध लगातार जारी है। राजधानी रायपुर में आज न्यू राजेंद्र नगर स्थित जावेद हबीब हेयर स्टूडियो को बंद कराने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ सैलून एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। विरोध के रूप में जावेद हबीब के सैलून के बैनर पर कालिक लगाकर विरोध दर्ज कराया और नारेबाजी की। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास के मुताबिक जावेद हबीब ने जो कुछ किया वो समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और उनके स्टूडियो का लगातार विरोध किया जाएगा। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नाट्य विभाग के रंगमंडल का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने राजकीय गीत अरपा पैरी की धार को भरतनाट्यम के माध्यम से प्रस्तुति दी और मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध नाटक बड़े भाई साहब का मंचन भी किया। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने एक नवाचार करते हुए रंगमंडल की शुरुआत की है। इससे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अपनी कला दिखाने का मंच मिलेगा, जिससे वो देश विदेश समेत विश्व में अपनी पहचान बना सकेंगे। इसके अलावा राज्यपाल ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और वैक्सीन लगाने की अपील भी की है। में 14 मार्च रंगमंडल के माध्यम से जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो विभिन्न तरीके की उनकी अपनी कला है, इस रंगमंडल के माध्यम से लोग उनको जाने पहचाने। कला संस्कृति के विश्वविद्यालय से निकलकर देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। राजनांदगांव के पर्वतारोही युवाओं ने -16 डिग्री सेल्सियस में उत्तराखंड के केदारकांठा पर्वत पर 280 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया कीर्तिमान रचा। इसी के साथ इन्होंने अपने पिछले 95 फीट राष्ट्रीय ध्वज फहराने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। 12,500 फीट ऊंची चोटी केदारकांठा में इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के साथ 280 फीट का तिरंगा लहराया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के जयकारे भी लगाए। 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन ने 6 दिवसीय नेशनल विंटर ट्रैक कैंप का आयोजन किया, जिसमें कई राज्यों के 26 युवाओं ने हिस्सा लिया था।
हमारा ट्रैक बहुत ही कड़ी चढ़ाई थी, चारों तरफ बर्फ से घिरा था, -16 डिग्री टेम्परेचर था, तब भी हमारे सभी प्रतिभागी का हौसला बुलंद था और वो हिम्मत नहीं हारे और अच्छे से वो ट्रैक कंप्लीट कर एक इतिहास रचा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।